प्यारे बच्चों, आज अर्थशास्त्र का एग्ज़ाम है। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग चलते चलते इस प्रश्नों को देख लीजिएगा। 120 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। एग्ज़ाम देने के बाद यदि आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो क्वेश्चन फटाफट आप शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं चटाचट उसका आंसर बना के आपको दे दूं और आप लोग फटाफट उसको मिलान कर लीजिए। और फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपने कितना स्कोर किया। तो वो तो आगे की बात है, फिलहाल अभी हम लोग को एग्ज़ाम देने जाना है, इसलिए इन सब क्वेश्चनों को ज़रूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और साथ ही अर्थशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। दो वस्तुओं x तथा y के लिए उत्पादन संभावना इस प्रकार दी हुई है। देखिए यहाँ x वस्तु का दिया हुआ है, ये बस y वस्तु का उत्पादन संभावना दिया हुआ है। तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होगा? तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये बढ़ रहा है तो y वस्तु वाला क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, इसका मतलब ऋणात्मक ढाल होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा होगा। तो इसका सी आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है? तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है किसके लिए उत्पादन हो। माने यहाँ क्या कैसे किसके लिए ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या होता है, मतलब क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो यहाँ क्या कैसे दूसरा चीज़ है, लिखा हुआ क्या बचत हो तो ये नहीं है, क्या उपभोग हो ये भी नहीं, और क्या निवेश हो ये नहीं है। तो किसके लिए उत्पादन हो ये मिल रहा है, तो ये डी आपका आंसर करेक्ट है। अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो आप लोग सभी जानते हैं, रैगनर फ्रीस। ये तो बताने वाला चीज़ ही नहीं है। एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थशास्त्र की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है? देखिए, तकनीक का चयन कर रहा है कि हम हल से खेती करेंगे। हल से खेती करना मतलब श्रम प्रधान हो गया, और ट्रैक्टर से खेती करना मतलब पूंजी प्रधान तकनीक हो गया। तो उसके बीच उसको चुनाव करना पड़ा, तो वो उससे कैसे उत्पादन करेगा इसी चीज़ से मेल खा रहा। तो यहाँ आपका हो जाएगा कैसे उत्पादन करे। किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जाता है? तो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार कि हम लोग उपयोगिता को मुद्रा में माप सकते हैं। एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है, उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः 15, 12, 10, 8 यूटिल उपयोगिता मिलती है, तो उसे 4 गोलगप्पे के उपभोग से कुल उपयोगिता कितनी प्राप्त होगी? तो 1, 2, 3, 4 सबको जोड़ दीजिए तो आपका 45 यूटिल्स हो जाएगा। दो वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा AB को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं, इधर आपका गुलाब जामुन और इधर रसगुल्ला। इन दो वस्तुओं की कीमतें क्रमशः PR एवं PG है। बजट रेखा की ढाल क्या होगी? तो बजट रेखा की ढाल होगी PR/PG। यहाँ इसे माइनस लगा रहता है, कहे कि ये ऋणात्मक ढाल है इसलिए यहाँ माइनस रहता है, लेकिन इसमें चूंकि माइनस नहीं है तो PR/PG होगा। निम्नलिखित में कौन किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला वस्तु की कीमत है, संबंधित वस्तु की कीमत भी है, उपभोक्ता की आय भी है, तीनों है। तो साधनों की कीमत नहीं है, तो यही आंसर हो गया आपका। क्यों यहाँ पूछ रहा क्या कि प्रभावित करने वाला कारक नहीं है सो पूछ रहा है, इसीलिए आपका डी हो गया। फिर है, यदि वस्तु x की कीमत कम होने से वस्तु y की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? तो इसको हम लोग प्रतियोगी वस्तु या प्रतिस्थापन वस्तु या स्थानापन्न वस्तु कहेंगे। क्योंकि अगर चाय का दाम बढ़ रहा है तो आदमी क्या करेगा, कॉफ़ी का मांग बढ़ा देगा, और चाय का मांग घट जाएगा ऑटोमेटिक। आदमी जो चाय पीता था वो चाय छोड़ के कॉफ़ी पीने लगेगा। तो ये हुआ स्थानापन्न या प्रतियोगी बोल सकते। अगला है क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, मांग मात्रा में कितना 8, तो 8 लिख दिए, और कीमत में कितना 5। अब इसको इसमें भागा लगा दीजिएगा तो 1.6 आ जाएगा।
निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी? तो रेफ्रिजरेटर जो है उसकी मांग लोचदार होगी, क्योंकि इसमें अगर इसका दाम ज़्यादा रहेगा तो उसका मांग घट के शून्य भी हो सकता है, और मांग कम होने से इसका मांग में अनंत वृद्धि हो सकती है। ये इसलिए ये लोचदार है। बाकी सब अनिवार्य वस्तु है, जीवन उपयोगी वस्तु है, तो ये सभी क्या है? बेलोचदार वस्तु, जबकि ये लोचदार वस्तु है। निम्न रेखा चित्र में मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ इसको समझ ही लेते हैं। देखिए ये ग्राफ है आपका, इसका बीचों बीच में मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे मान क्या होगा? घटेगा। तो इस यहाँ से यहाँ का बीचों बीच में मांग की लोच का मान इकाई से कम होते जाएगा, और यहाँ अच पास कम होते होते क्या हो जाएगा? तो जीरो हो जाएगा। तो इसका अच पास जहाँ कटेगा वहाँ मांग की लोच जीरो होगा, यहाँ से यहाँ के बीच मांग की लोच इकाई से कम होगा। अब हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ बीचों बीच में क्या होगा? मांग की लोच इकाई से अधिक होगा, क्योंकि मान बढ़ रहा है, और बढ़ते बढ़ते कहाँ पहुँच जाएगा? तो अच पास हो जाएगा इन्फिनिटी। तो यही मांग की लोच के प्रकार भी हैं। तो यहाँ पूछ रहा है बीचों बीच में, तो यहाँ पर मांग की लोच इकाई के बराबर होगी। क्या पूछ रहा है कि रेखा चित्र में मांग रेखा AB के बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी? तो G कहाँ पर है? तो G आपका देखिए यहाँ पर है, तो यहाँ आपका बीचों बीच है, बीचों बीच से ऊपर में, तो यहाँ पर क्या होगा? मांग की लोच इकाई से अधिक होगी, तो एक से अधिक है। अगला है, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है? तो गिफिन वस्तु, या इसको हम लोग घटिया वस्तु भी बोलते हैं, या निकृष्ट वस्तु भी बोलते हैं। तो ऐसा में क्या होता है? इसका जब मूल्य बढ़ता है तो मांग भी बढ़ता है, और मूल्य घटता है तो उसका मांग भी घटता है। इसको हम लोग मांग के अपवाद में भी रखते हैं। यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी? तो वो हो जाएगी सापेक्षिक लोचदार। औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है। तो औसत स्थिर लागत का वक्र देखिए इस तरह होता है। ये आपका है औसत लागत, ये है आपका औसत स्थिर लागत। तो ये क्या होता है? इस तरह आके और यहाँ से इससे हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं आयताकार परिवलय। फिर है परवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब, तो जब क्या होता है? सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से अधिक होता है। यहाँ आप लोग ग्राफ में देख सकते हैं इस तरह। देखिए ये है आपका परवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब, तो यहाँ से इस तरह कीजिए, नहीं ग्राफ थोड़ा गलत बन गया, इस तरह है, फिर आपका यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, फिर ऐसे कटेगा और फिर ऐसे कटेगा। तो देखिए ये आपका कुल उत्पाद, ये है आपका औसत उत्पाद, और ये है आपका सीमांत उत्पाद। तो करा परवर्ती साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है। तो औसत उत्पाद कब बढ़ रहा है? देखिए बढ़ रहा है, कब बढ़ता है? तो जब सीमांत उत्पाद, ये सीमांत उत्पाद क्या होता है? औसत उत्पाद से अधिक होता है। तो समझ गए होंगे, ए आंसर इसका करेक्ट है। कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान होता है। तो बहुत हिट क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 0। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परवर्ती साधन की मात्रा Q है तो औसत उत्पाद का सूत्र होगा, इसका हो जाएगा TP/Q। यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परवर्ती साधन की मात्रा Q है तो सीमांत उत्पाद का सूत्र क्या होगा? तो इसमें परिवर्तन लग जाता है, इसलिए डेल्टा P TP/Q हो जाएगा। जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होती है? बढ़ती जा है। परिवर्तनशील अनुपात का नियम उत्पादन के कितने स्तर की व्याख्या करता है? तो 3 स्तर की व्याख्या करता है। कैसे? तो यहाँ पर देखिए इस तरह ग्राफ है, ये प्रथम अवस्था, ये दूसरा अवस्था और ये तीसरा अवस्था। तो 3 अवस्था का जिक्र करता है। अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है तो हम लोग सभी जानते हैं U आकार का होता है। निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है? तो अस्थायी कर्मचारी का वेतन। औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होते हैं जब औसत लागत क्या होता है? तो औसत लागत देखिए ये है आपका औसत लागत, और ये है आपका सीमांत लागत, ये है आपका सीमांत लागत, और ये है आपका औसत लागत। तो कहाँ बराबर हो रहा है? जहाँ औसत लागत न्यूनतम हो रही है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम होती है। किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है? तो औसत आगम कहलाएगी, AP।
कुल लागत टीसी, कुल स्थिर लागत टीएफसी और कुल परिवर्तनशील लागत टीबीसी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ये आपका डी है, टीएफसी बराबर टीसी माइनस टीबीसी। जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता तब संतुलन कीमत में क्या होगी? तो वृद्धि होती है। यदि किसी वस्तु की मांग डी तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त क्या होगी? तो डी बराबर एस या एस बराबर डी, दोनों में से कोई लिखिए संतुलन का शर्त। काहे कि जहाँ पर मांग और पूर्ति आपस में बराबर होती है वहीं बाजार में संतुलन होता है। तो डी हो गया आपका मांग, एस हो गया पूर्ति, बराबर है। किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से क्या होता है? अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? तो एस बराबर फंक्शन ऑफ पी। फिर है मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत, संतुलन कीमत किसके बराबर होती है? तो न्यूनतम औसत लागत के। एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? तो लाभ अधिकतम करना। अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखती है जब वस्तु की कीमत क्या होती है? तो औसत परिवर्तनशील लागत से अधिक या इसके बराबर होती है। निम्नलिखित में कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? तो वो है वस्तु की मांग बेलोजदार। किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक उत्पाद होता है? तो वो है एकाधिकार। निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? तो एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगी फर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। एकाधिकार के अंतर्गत पी, कीमत पी और सीमांत लागत एमसी के बीच क्या संबंध है? तो पी ग्रेटर देन होता है एमसी। निम्नलिखित में किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? तो द्वैधाधिकार में। एक विक्रेता को 5 रुपये प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि क्या होगी? तो कुल आगम मतलब टी आर, और टी आर का फॉर्मूला होता है मूल्य गुने मात्रा। तो मूल्य आपका कितना है? 5 और मात्रा कितना है? 60। तो 5 को 60 से गुना कर दीजिए तो 6 पचे 30 मतलब 300 आ गया। उत्पादन कर में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या होती है? तो उसमें कमी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आदर्श अर्थशास्त्र के संबंध में क्या सत्य है? तो आदर्श अर्थशास्त्र का कार्य परामर्श देना है। किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है? तो वो होता है पूंजीवादी। उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है? तो तकनीकी विकास। एक किसान 100 टन धान उत्पादन करने के लिए 120 क्विंटल गेहूं के उत्पादन का त्याग करता है। धान उत्पादन के लिए अवसर लागत क्या होगी? तो अवसर लागत क्या होगी? 120। एक विवेकशील उपभोक्ता के लिए दो वस्तु रसगुल्ला और गुलाब जामुन में निम्न बंडलों का सही अधिमान क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी अधिक है ए से, ए अधिक है बी से। मतलब इसको 5 और 6 को जोड़ दीजिए और 3 और 5 को जोड़ दीजिए और 4 और 5 को जोड़ दीजिए तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा आपका इसका, कहेगी 6 11 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 5 9 हो जाएगा और इसका हो जाएगा कितना 5 3 8। तो सबसे ज़्यादा इसका हो गया 5 और 6 कितना हो गया 11। तो 11 मतलब सी बड़ा होगा किससे? ए से। तो ए का कितना होगा 5 और 4 9 होगा तो ए हो गया और इसका हो जाएगा 8। तो ये 11 ये 9 ये 8 तो इसलिए सी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो समान कीमत स्तर का निर्धारण। किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन करने पर कुल उपयोगिता में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो हम लोग कहते हैं सीमांत उपयोगिता, उसको हम लोग कहते हैं। जहाँ परिवर्तन आ गया मतलब सीमांत उपयोगिता हो जाएगा। कुल उपयोगिता अधिकतम हो गई जब सीमांत उपयोगिता मान क्या होगा? तो 0 होगा। उदासीन वक्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो दो उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो ऐसा नहीं होता, ये गलत कथन है। यदि किसी वस्तु की कीमत 4% वृद्धि होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की कमी होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो मात्रा ऊपर रहता है, ठीक है, तो 8 ऊपर हो गया और कीमत है सो नीचे रहता है, तो नीचे हो गया। 4 से 8 को भागा दे दिए, कितना आ गया 2, तो 2 हो जाएगा।
एक बजट रेखा अपनी दाहिनी ओर विवर्तित होगी जब, तो उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी। दाहिनी ओर जब भी कोई वक्र अगर विवर्तित हो रहा है तो उसमें वृद्धि होगा, और बाईं ओर जब भी विवर्तित होगा उसमें कमी होगा। तो यहाँ पर उपभोक्ता का जब आय बढ़ेगा तो उसका बजट रेखा बढ़ जाएगा, मतलब ज़्यादा खर्च करेगा वस्तु पर। यहाँ पर निम्न रेखा चित्र में ए बी के बिंदु जी पर का मांग की लोच क्या होगी। तो जी देखिए अब कहाँ है, तो ये आपका बीचों बीच है, बीचों बीच के नीचे में यहाँ का बीच में, तो इसका मतलब नीचे आ रहा है, इसका मतलब मांग की लोच इकाई से क्या होगी, कम होगी। तो एक से कम है। उदासीन वक्र विश्लेषण एक उपभोक्ता संतुलन की शर्त क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। यदि उपभोक्ता की आय में वृद्धि से वस्तु X की मांग कम हो जाती है तो वस्तु X होगी, क्या होगी, घटिया वस्तु। निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तुओं का एक संयोग है, तो चाय और चीनी। किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहते हैं, तो हम लोग कहते हैं उत्पादन फलन। औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद दोनों बराबर होते हैं जब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। यदि कुल लागत TC उत्पादन की मात्रा Q, तो सीमांत लागत का सूत्र क्या होगा, डेल्टा TC बटा डेल्टा Q। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से, तो दीर्घकाल, और वही रहता है परिवर्तनशील अनुपात का संबंध किस काल से है, तो वो हो जाता अल्पकाल। ठीक है, तो यहाँ पैमाने प्रतिफल है तो दीर्घकाल हो गया। किस काल में उत्पादन के साधनों को स्थिर और परिवर्ती साधनों में विभक्त किया जाता है, तो ये किया जाता है अल्पकाल में। परिवर्तनशील अनुपात के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, तो विवेकशील उत्पादन दूसरी अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। जैसे ये है आपका ग्राफ, ये प्रथम अवस्था, ये दूसरा अवस्था, और इधर हो गया तीसरा अवस्था, तो इसी के बीच में वो उत्पादन करना चाहेगा, मतलब दूसरी अवस्था में। निम्नलिखित में से कौन औसत उत्पाद की विशेषता नहीं है, तो औसत उत्पाद का मान शून्य अथवा ऋणात्मक भी हो सकता है, ये नहीं है। जब सीमांत उत्पाद औसत उत्पाद से कम होती है तब औसत उत्पाद में क्या होती है, कमी होती है। यदि उत्पत्ति के सभी साधनों को दुगुना करने पर उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हो जाए, मतलब 2 गुना से है वृद्धि करा साधन को और उत्पादन कितना 3 गुना, तो इसका मतलब वो पैमाने का वृद्धिमान प्रतिफल कहलाएगा। और यदि 2 गुना होता और ये भी उत्पादन भी 2 गुना, तो पैमाने का समता प्रतिफल कहलाता। और 2 गुना करता और ये 1 ही गुना वृद्धि होता, मतलब इसे घट जाता, तो वहाँ ह्रासमान प्रतिफल होता। उत्पादन के सापेक्ष कुल आगम में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, जहाँ परिवर्तन आ गया तो जान जाइएगा सीमांत आगम। कुल लागत TC, कुल स्थिर लागत TFC और कुल परिवर्तनशील लागत TBC में क्या संबंध है, तो TC बराबर होता है TFC प्लस TBC, ये फॉर्मूला है। जब किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में समान दर से वृद्धि होती तो संतुलन कीमत में क्या होगी, तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। किसी वस्तु की मांग D तथा पूर्ति S हो तो मांग अधिक की स्थिति को दर्शा दे। मांग अधिक, तो मांग इसका मतलब है मांग अधिक होगा पूर्ति से, तो यहाँ पर क्या हो जाए D ग्रेटर देन S, और B D माइनस S लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, ये दोनों हो जाएगा। किसी वस्तु की मांग की तुलना में पूर्ति में केवल अधिक वृद्धि होने से साम मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। किसी वस्तु की कीमत 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 4% की वृद्धि हो जाती है, तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो यहाँ पर अभी वो क्या बोले, मात्रा ऊपर रहता है और कीमत नीचे रहता है, तो भागा दीजिए 5 को 4 से, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 8 पचे 40, तो 0.8 हो जाएगा, तो ये C हो गया। मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में मांग में वृद्धि का बाजार संतुलन पर क्या प्रभाव होगा, तो साम कीमत और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी। मांग अधिक की स्थिति में साम कीमत में क्या होगी, वृद्धि होगी। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए अल्पकालीन पूर्ति वक्र होता है तो न्यूनतम ABC से ऊपर SMC का बढ़ता भाग। पूर्ण प्रतियोगी फर्म के लिए AR और MR में क्या संबंध होता है, तो AR और MR बराबर होता है। समरूप वस्तुओं की उपलब्धता किस प्रकार की बाजार संरचना की विशेषता है, तो पूर्ण प्रतियोगिता। TR वक्र की ढाल को क्या कहा जाता है, तो MR। किस प्रकार की बाजार संरचना में कीमत सीमांत लागत से अधिक होती है, तो एकाधिकार।
जब सीमांत आगम का मान शून्य होती है तब वस्तु मांग की कीमत लोच का मान क्या होता है? तो 1 के बराबर होती है। एकाधिकार के अंतर्गत AR वक्र और MR वक्र में क्या संबंध होता है? तो AR ग्रेटर देन MR होता है। एक एकाधिकारी ले उत्पादन के विभिन्न स्तर पर MR और MC को निम्न तालिका से दर्शाया गया है। संतुलन की अवस्था में वह वस्तु की कितनी इकाइयों का उत्पादन करेगा? तो यहाँ MR बराबर MC जहाँ हो जाएगा वहीं पर उत्पादन करेगा। तो आप इसको क्या कीजिए, इसको सबको जोड़ दीजिए, जहाँ ये बराबर हो जाएगा वहीं पर उत्पादन करेगा। तो यहाँ छठा इकाई जो है यहाँ पर देखिए 4 4 क्या है आपका बराबर है। MR बराबर MC। संतुलन का शर्त क्या है? पहला शर्त होता है MR बराबर MC होना चाहिए, और दूसरा शर्त है कि MC की रेखा MR रेखा को नीचे से ऊपर जाते हुए काटे। ये MR और ये MC, तो नीचे से ऊपर जाते हुए, ये दोनों शर्त जहाँ पूरा होगा वहाँ संतुलन में उत्पादक होता है। तो यहाँ पहला शर्त क्या है? MR बराबर MC, जो कहाँ हो रहा है? तो यहाँ पर हो रहा है छठा इकाई पर, तो इसलिए 6 हो गया। अगला है शब्द इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो ग्रीक भाषा। एक उत्पादन संभावना वक्र का प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? तो आर्थिक रूप से दक्ष उत्पादन को। अर्थशास्त्र का जनक किस अर्थशास्त्री को कहा जाता है? एडम स्मिथ। निम्नलिखित में से भारत का अर्थशास्त्री कौन है? रघुराम राजन। अर्थशास्त्र मानव कल्याण का अध्ययन है, यह कथन किस अर्थशास्त्री का है? तो अल्फ्रेड मार्शल। अपना किताब लिखे थे प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में किसका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है? तो एक फर्म के संतुलन के बारे में। किसी वस्तु का मांग फलन Q बराबर 20 - 2P है, जहां P इक्वल टू लेस देन 10 है तथा बाजार में उस वस्तु की 20 उपभोक्ता है, तो वस्तु के लिए बाजार मांग फलन क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 2 2 400 हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा, मतलब इसको इससे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 दूनी 400 माइनस, और ये हो जाएगा 2 और 2 4 40P, गुना कर इतना आएगा, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता से क्या तात्पर्य है? तो आवश्यकताओं की संतुष्टि। निम्नलिखित में से किसका मान ऋणात्मक हो सकता है? तो आपका सीमांत उपयोगिता का। संतुलन की अवस्था में एक उपभोक्ता वस्तुओं के उपभोग से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करता है, तो अधिकतम हो गया। एक बजट रेखा पर अवस्थित किसी बंडल के क्रय करने पर एक उपभोक्ता की संपूर्ण आय खर्च हो जाती है। निम्न रेखाचित्र में AB मध्य बिंदु G पर मांग की लोच क्या होगी? अगर मध्य बिंदु है तो यहाँ बराबर होगा, हाँ बीचों बीच में है तो मांग की लोच क्या होगा? इकाई के बराबर होगा, मतलब 1 हो जाएगा इकाई के बराबर। निम्नलिखित में उदासीन वक्र विश्लेषण की एक मान्यता कौन सी है? तो उपयोगिता को गिनती की संख्या में मापा जा सकता है, मतलब उपयोगिता का गणना कर सकते हैं। एक उपभोक्ता अपनी आय 20 रुपया को 2 वस्तुओं रसगुल्ला और गुलाब जामुन पर खर्च करने को इच्छुक है। दोनों वस्तुओं की कीमतें क्रमशः 4 रुपये और 5 रुपये तथा मात्राएं क्रमशः X एवं Y है, तो बजट रेखा का समीकरण क्या होगा? तो देखिए, ये जो है आपका क्या है? रसगुल्ला और गुलाब जामुन। तो रसगुल्ला को आपको X मान लिया है और गुलाब जामुन को Y मान लिया है। तो यहाँ पर कहता है दोनों वस्तुओं कीमतें क्रमशः, तो पहले रसगुल्ला है तो रसगुल्ला का हो गया 4 और इसको X माना है तो 4X, फिर क्या कहता है प्लस, इसको गुलाब जामुन को माना है 5, इसका है Y, और कितना खर्च करता है 20, तो आपका ये C फॉर्मूला आ जाएगा। निम्नलिखित में से 2 वस्तुओं का कौन सा संयोग प्रतियोगी वस्तुओं का एक संयोग है? तो पेप्सी और कोका कोला। यदि किसी वस्तु की मांग रेखा कीमत अक्ष Y अक्ष के समानांतर है तो वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? तो 0 हो जाएगा। Y अक्ष के समानांतर मतलब इस तरह बोल रहा है, इस तरह Y अक्ष है ये, तो Y अक्ष के समानांतर होगा तो इसको हम लोग क्या करते हैं? बेलोचदार करते हैं, और यदि इस तरह रहता है तो इसको लोचदार करते हैं। तो इसमें मांग की जो कीमत लोच होती है इसमें शून्य होती है और इसमें इन्फिनिटिव होती है, तो यहाँ पर शून्य हो जाएगा। मांग की लोच क्या होती है? तो शून्य होती है। फिर उत्पादन से क्या तात्पर्य है? तो उत्पादन से तात्पर्य है इनमें से सभी। इनमें से सभी में आ गया आगत का निर्गत में रूपांतरण, नई उपयोगिता का सृजन
और साधनों की सहायता से वस्तु और सेवाओं का निर्माण। 18 है परिवर्ती साधन के सापेक्ष कुल उत्पादन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं सीमांत उत्पाद। उत्पादक कौन होता है, तो जो साधनों की सहायता से वस्तु और सेवाओं का निर्माण करने वाला व्यक्ति होता है। फिर है उत्पत्ति के साधनों की 5 इकाइयों के प्रयोग से किसी वस्तु की 24 तथा उत्पत्ति के 6 इकाइयों के प्रयोग से 30 इकाइयों का उत्पादन होता है, तो सीमांत उत्पाद का मान होगा। तो सीमांत उत्पादन का मान क्या होगा, 5 से कितना करता है 24 और 6 से कितना करता है 30, तो 30 में 24 को घटा दीजिए तो आपका कितना आ जाएगा 6। किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से प्राप्त आगम को क्या अतिरिक्त आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा सीमांत आगम। उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ किस प्रकार की लागत में परिवर्तन होता है, तो कुल परिवर्तनशील लागत। किसी वस्तु का पूर्ति वक्र मूल बिंदु से गुजरता है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो 1। मान लिया जाए कि एक बाजार में 3 एक जैसे फर्म है तथा वस्तु की कीमत 5 रुपये प्रति इकाई पर एक फर्म वस्तु की 50 इकाइयों की पूर्ति करता है, तो वस्तु का बाजार पूर्ति क्या होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 या 15, तो इसको इससे गुना कर दीजिए 5 या 15, तो 150 इकाई हो गया। एक उत्पादक किसी वस्तु की 5 इकाई बेचकर 50 रुपये तथा उसी वस्तु की 6 इकाई बेच को 70 रुपये प्राप्त करता, तो सीमांत आगम क्या होगा, तो यहाँ पर 70 में से 50 को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 20। लाभ अलाभ बिंदु की प्राप्ति होती है जब, तो TR और TC बराबर होता है। अल्पकाल में एक उत्पादक उत्पादन बंद करता है जब कीमत तो न्यूनतम ABC से कम होती है। दीर्घकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म को किस प्रकार का लाभ प्राप्त होता है, तो सामान्य लाभ प्राप्त होता है। एक वस्तु की मांग और पूर्ति वक्त क्रमशः Q बराबर 10 - 2P है तथा Q बराबर 5 + 3P है, तो साम कीमत क्या होगा, तो यहाँ पर मांग और पूर्ति, तो ये आपका मांग है, तो संतुलन का फॉर्मूला होता है S बराबर D या D बराबर S लिखिए, तो ये आपका पूर्ति है, तो यहाँ लिख दीजिए 5 + 3P और D कितना है 10 - 2P। अब आपका साम कीमत पूछ रहा है, तो मतलब मूल्य पूछ रहा है, तो 3P रहा अपना जगह पर, ये जगह पर रहा, इसको उठा के इधर कर दें तो प्लस हो जाएगा, और बराबर 10 इसको उठा के इधर कर दें तो -5 हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए तो 3 × 2 5P हो गया बराबर, और यहाँ घट गया तो कितना हो जाएगा 10 में 5 गया तो 5, तो इसलिए P बराबर क्या होगा, तो ये 5 और ये इसका 5 भागा लग जाएगा, तो 5 और 5 कट के कितना हो गया 1, तो 1 आ जाएगा आपका आंसर, तो यहाँ 1 करेक्ट है जो है। किसी वस्तु की कीमत 5% वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा 4% की वृद्धि हो जाती, तो पूर्ति का कीमत लोच का मान क्या होगा, तो पूर्ति कीमत लोच मतलब मात्रा जो होता है वो ऊपर होता है और मूल्य होता है उसके नीचे आता है, तो इसको इससे भागा लगा देंगे 0.8 आ जाएगा। किसी फर्म के लाभ को इनमें से किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो TR - TC से। एक फर्म के संतुलन के लिए किस शर्त को पूरा होना आवश्यक है, तो MR बराबर MC। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में वस्तु की संतुलन कीमत में वृद्धि हो सकती है जब पूर्ति में कमी होती है। श्रम से क्या तात्पर्य है, तो एक व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य घंटा। यदि श्रम का सीमांत उत्पाद MPL तथा वस्तु का मूल्य P है, तो श्रम के सीमांत उत्पाद का मूल्य ज्ञात कीजिए, तो हो जाएगा P × MPL। एक एकाधिकारी वस्तु की मांग की लोच 1 से अधिक होती है जब सीमांत आय धनात्मक होती है। दीर्घकाल में संतुलन अवस्था में एकाधिकार की तुलना में पूर्ण प्रतियोगी बाजार में उत्पादन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है, तो एकाधिकार। दीर्घकाल में असमान लाभ की प्राप्ति किस बाजार में होती है, एकाधिकार। और लास्ट क्वेश्चन है एकाधिकार में क्रेताओं की संख्या होती है, तो एकाधिकार मतलब बेचने वाला एक और अच्छा क्रेताओं की खरीदने वाला, यहाँ देखिए यहीं पर कंफ्यूजन हो जाता है। एकाधिकार में क्रेताओं मतलब खरीदने वालों की संख्या अधिक होती है, और रहता एकाधिकार में विक्रेताओं की संख्या कितनी होती है, तब यहाँ 1 हो जाता।
तो यहाँ हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एकाधिकार में क्रेताओं मतलब खरीदने वाला संख्या क्या होगा, अधिक होगा। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। बहुत बहुत आप लोग को शुभकामनाएं। मैं झंडा गाड़ के आइए और अच्छे स्कोर लाइए, शाम को ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए, बाय बाय।